हाँ जी, राखी मना रहे बाकी सब, बाकी तुम्हारे साथी। हम्म। चलो, मैंने आपसे स्टार्ट करना था। मैंने एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आपको एक दो क्वेश्चंस करवाए थे। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको लास्ट टाइम क्लाउड वाला क्वेश्चन करवाया था, वो सबने कर लिया था, समझ में आ गया। उसमें सिर्फ एक चीज आपको जो याद रखनी है, दैट इज दैट द एंगल, द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम सी लेवल is same as distance of the reflection in this on the surface of the lake। बस इस चीज को याद रखना, और इस चीज को याद रखते ही आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस वाले क्वेश्चन में दिस इज द सरफेस ऑफ द लेक, तो आप एक पॉइंट पर खड़े हो विच इज 20 मीटर्स अबव एज पर द क्वेश्चन, और यहां से क्लाउड को स्पॉट किया तो एंगल बनता है 30 डिग्री का। ये क्लाउड है, ये उसकी रिफ्लेक्शन है इन द सरफेस ऑफ द वाटर। यहां से यहां देखते हो तो एंगल बनता है 60 डिग्री का। ठीक है, तो अब हमने कहा था कि जितना डिस्टेंस सरफेस ऑफ द लेक से होगा, जितनी हाइट क्लाउड की सरफेस ऑफ द लेक से होगी, उतनी ही हाइट क्लाउड की उसकी रिफ्लेक्शन की बिलो द सरफेस होगी। और इसी चीज को हमने यूज करके, इसी चीज को यूज करके हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था। बस फर्क कितना होता है, आपका एक ट्रायंगल ये वाला जाता है, दिस वन, एंड द अदर ट्रायंगल दैट यू टेक इज दिस। तो इसमें जो हाई ये वाली साइड होती है ना, ये h+20, इतना सा फर्क है इस क्वेश्चन में। मुश्किल नहीं है, वन सी मतलब फिगर वही फिगर है, वही क्वेश्चन है, क्लाउड कहीं नहीं उड़ा। ठीक है, उसकी रिफ्लेक्शन भी पानी के अंदर ही बन गया, ये नहीं कि कुछ और रख के हमने वहां बना दी। ये सदियों से चलता हुआ जो क्वेश्चन है ना, वही वैसा ही चलता जा रहा है। तो ओनली प्रॉब्लम है हम रिवाइज नहीं करते हैं। दो तीन चीजें इसकी याद रखनी है, एक तो यही चीज, फिर आपको एंगल ऑफ एलिवेशन जो दिया हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है, प्रॉपर ट्रायंगल्स लो, और जो ये हाइट दी हुई है बस इसको यहाँ पे लेकर। क्लियर हो गया, ये हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट है। दिस वाज द ओनली कैच इन द क्वेश्चन। बाकी एक दो क्वेश्चंस और भी हैं, बट दे विल बी आउट ऑफ योर सिलेबस। बैक इन 90s एक क्वेश्चन आता था बलून का क्वेश्चन, which was actually a part of your board paper। बोर्ड के पेपर में has to be 97 98, I don't remember the exact year, मेरे तो बहुत पहले था, बट देयर वाज दिस बलून वाला क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री का आया था, राइट। अभी तो आपके पास सब कुछ है, आरटीआई है, यू कैन कॉल योर पेपर ऑल्सो, आप अपने पीडीएफ भी मंगवाते हो, सब करते हो। बट बैक इन दैट इरा, आप ये सोचो फोन्स नहीं है, कुछ नहीं है, और एक क्वेश्चन आता है स्फेरिकल बलून का, जो कि सच में डिफिकल्ट है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो और नहीं बना सकते फिगर, राइट। तो उस टाइम भी ग्रेस मार्क्स मिले थे, राइट। तो आप ये सोच कर चलना, जो भी आपको क्वेश्चन आया है कहीं ना कहीं आपने उसके बारे में कुछ पढ़ा हुआ है, कोई बाहर से निकला हुआ क्वेश्चन सच में नहीं आएगा। क्लाउड वाला क्वेश्चन हद से हद इस एंगल को 45 डिग्री कर देंगे बस, और कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ गया, इस एंगल के मेजर्स को चेंज कर सकते हैं आपको, कि क्लाउड की पोजीशन कहीं और कर देंगे, कोई और कॉन्सेप्ट लगा देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। समझ में आ गया इतना। चलो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। अब एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यू, जैसे कि हमने बलून वाला क्वेश्चन किया था ना, गर्ल्स स्पॉट्स बलून, ऐसा ही एक हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन है जिसमें लिखा होता है वी हैव टू फाइंड द हाइट, द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन, इसकी वर्कशीट भी दे दूंगी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन from a point A, on the ground is 60 degree. After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree.
if the jet plane is flying horizontally at a constant height of 1500 √3 meters, find the speed of jet plane. देखो इस क्वेश्चन को और एक बार कोशिश करो, जैसे हमने गर्ल और बलून वाला क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल सेम टू सेम है। फर्क क्या है, गर्ल का जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट था, जो आई लेवल था, वो 1 पॉइंट कुछ दिया हुआ था, हमें 1.5 मीटर दिया हुआ था या नहीं दिया हुआ, समझ में आ गया? सिर्फ इतना फर्क है। एग्जैक्ट रेस्ट दिस क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम। अर्जुन नहीं आया आज, हरगुन, तरन, श्रेष्ठ, हर्षित, आरव, साकेत, कन्वर, दामिर, है ना? तो अभी अर्जुन, श्रेष्ठ, हर्षित और तन्मिनी। ठीक, अच्छा मुझे बताओ, कल आपको ऑफ है किसी को भी, मतलब स्कूल की है? स्कूल चलो लिखो एक क्वेश्चन। The thing is, I wanted to take this class early. सुबह जल्दी कितने बजे स्कूल लगता है? कितने बजे? 5 से 6 आ जाओ। एक दिन तो सोने के लिए मिलता है, वो भी आप ले लो। रोज का ही होता है, कोई बात नहीं। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगी, वैसे अभी पक्का नहीं है। आई विल टेक एन ऑफ टुमारो। संडे को भी क्लास नहीं होगी, पर मंडे को मैं 2 आवर्स क्लास, मंडे विल बी हॉलीडे फॉर ऑल, है ना? तो मैं 11 से 1 भी रख सकती हूँ क्लास, 2 घंटे क्लास रखकर आपको मंडे 15 अगस्त, ठीक है? हाँ जी, क्या हो गया? समझ में आ गई बात? ठीक है, कल अगर ऑफ हुआ तो मंडे को 2 आवर्स क्लास होगी। तो बच्चे, इंडिपेंडेंस तो कब की गई, अब नहीं तुम्हारी इंडिपेंडेंस, अब 10th है बोर्ड। पता क्या है, वो तुम जब बड़े हो जाओगे ना तब चलेगा, अभी जब तुम इस स्टेज पे हो तो इंडिपेंडेंस छोड़ो। हाँ, तो वो तो आते रहेंगे। ठीक है, चलो लिखो इसको, क्वेश्चन लिखो। हाँ हाँ, तो आर्मी में जाओ ना फिर। हाँ, आर्मी में जाओ, मैथ्स का पीरियड भी निकल जाएगा, बाकी सब पढ़ाई भी निकल जाएगी, 10th भी ऐसी निकल जाएगी, वो भी अच्छा ही लगेगा। फिर तब सोचेंगे फिर अच्छा, कितना अच्छा क्यों लगा, थोड़ा कम अच्छा लगता तो शायद ठीक रहता, है ना? The angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground, फिगर ड्रॉ की है। मैंने आपको कहा था सबसे पहले तो इसमें ग्राउंड लेवल ड्रॉ करो। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। The aeroplane is, after 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. Jet plane is flying horizontally at a constant height of, constant height of 1500 √3 meters. Find the speed of the jet plane. अच्छा, स्पीड निकालने के लिए 2 चीजें हमें चाहिए होती है, क्या? डिस्टेंस एंड टाइम। पहले जेट प्लेन की पोजीशन क्या थी, कहां पे था, कौन से पॉइंट पर था? बी या सी? बी पॉइंट पे था, और बी से सी तक गया, तो कितना डिस्टेंस कवर किया जेट प्लेन ने? डिस्टेंस कितना कवर किया, जितने भी टाइम में हम क्या निकालेंगे, बीसी। और जो ये डिस्टेंस कवर किया है, इसके बारे में कुछ दिया हुआ है हमें, टाइम कितना दिया हुआ है, 15 सेकेंड। तो ये डिस्टेंस जो है ये दिया हुआ है, इसका टाइम है 15 सेकेंड। तो कैन वी समहाउ फाइंड दिस डिस्टेंस बीसी? निकाल सकते हैं ना डिस्टेंस बीसी? 2 ट्रायंगल्स बनते हैं, कौन से वाले? ट्रायंगल का नाम बताओ। ट्रायंगल ए
EB एंड ट्रायंगल ABC, दोनों राइट ट्रायंगल बन रहे हैं अपने पास, है ना। तो दोनों में हम लोग सिर्फ BC की लेंथ निकालने के लिए पहले AE की लेंथ निकालेंगे और फिर AD की लेंथ माइनस करेंगे, विल फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय एरोप्लेन इन द गिवन टाइम एंड हेंस फाइंड द स्पीड। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके पेपर्स के, आपके जो सितंबर दिसंबर इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और मान लो सितंबर टेस्ट में अगर क्लाउड वाला क्वेश्चन नहीं आया तो ये आएगा, या एक दो क्वेश्चंस जो अभी करवा रही हूँ वो। हाँ, ED की लेंथ और BC की। अच्छा, डिस्क्रिप्शन अपने आप लिख लोगे सारी। BE एंड CD आर द हाइट्स, BE इज द इनिशियल पोजीशन, अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर लोगे, ठीक है ना। चलो सॉल्व कर लो। तो अब हमारे पास आएगा इन ट्रायंगल AEB, देखो मैं हमेशा रेशियो जो है वो सेम रखती हूँ, BE अपॉन AE, ये मेरे पास है tan 60। BE मुझे दिया हुआ है 1500√3 और AE कितना दिया हुआ है मुझे नहीं दिया हुआ। और tan 60 कितना होता है √3, ठीक है। तो जो AE लेंथ है वो आ गया 1500 मीटर्स, समझ में आ गया। अब दूसरा ट्रायंगल ADC लेंगे, देखो रेशियो फिर से मैंने चेंज नहीं करनी बिकॉज आई एम वेरी कंफर्टेबल विद वैल्यूज ऑफ 30 एंड 60, वो भी tan में, ठीक है ना। मतलब इंस्टिंक्टिवली मुझे पता है tan 60 गलत होगा ही नहीं, बिकॉज अगर होता भी है तो आई नो कि वो मैंने 1/√3 नहीं लिया या लिया है। दो ही चीजें हैं, 30 छोटा है 1/√3, 60 बड़ा है तो √3, समझ में आ गया। याद करना भी आसान है, दो ही वैल्यूज है tan 30 में, tan में √3 एंड 1/√3। tan 45 तो वैसे ही याद है 1, ठीक है। तो इसीलिए मैं रेशियो चेंज नहीं करती, दो आई वाज टॉट की रेशियो को चेंज किया करते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने नहीं चेंज किया कभी भी, क्योंकि यहां पर आकर आई विल नॉट थिंक कि क्या है। इतना क्लियर हो गया। तो AD की लेंथ कितनी आ गई हमारे पास 4500 मीटर्स, कंप्लीट AD की लेंथ आ गई हमारे पास 4500 मीटर्स। सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एयरप्लेन, डिस्टेंस कितना हो जाएगा बताओ, क्या लिखेंगे, AD माइनस AE, कितना आ जाएगा बच्चे 4500 माइनस 1500, सो डिस्टेंस कवर्ड इज 3000 मीटर्स। तो हम यहाँ पर जब स्पीड निकालेंगे तो हम लिखेंगे 3000 मीटर्स बाय 15 सेकेंड्स, कितना अच्छा सा हमारे पास आंसर आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया। कुछ नहीं रीजन लिखना होता, बस ये पता है कि इक्वल होगा, रीजन नहीं लिखता इसमें, मैंने कहा ना ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये ज्योमेट्री नहीं है हमारी, है ना। हम नहीं प्रूव करेंगे कि ये स्क्वायर है ये रेक्टेंगल है, वो नहीं प्रूव करना, बस आपको पता होना चाहिए। लिख दो BE इक्वल्स टू CD, DE इक्वल्स टू BC, समझ में आ गया ये, राइट। अच्छा एक चीज होती है, ये तो हमने निकाला है स्पीड मीटर पर सेकेंड, यूजुअली मीटर पर सेकेंड ही होता है, बट इफ द क्वेश्चन सेज किलोमीटर पर आवर तो क्या करेंगे, चेंज कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना, कोई 5/18 18/5 अगर कहा है याद करने को और वो कंफ्यूज होते हो, नहीं रट्टा लगता, तो कैसे याद करना होता है, ठीक है। बताओ, हमारे पास आया था ये 200 मीटर पर सेकेंड, हाँ जी। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये तो याद है ना। और 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं 3600 सेकेंड, ये भी याद है हमें, है ना। वी कैन फाइंड आउट दीज थिंग्स इजीली। अच्छा एक चीज हमें पता है कि जो हमारी स्पीड है वो यूजुअली मीटर पर सेकेंड होता है, राइट, या फिर किलोमीटर पर आवर होता है, या मीटर पर मिनट समटाइम्स, जैसे मीटर पर मिनट, दैट्स द केस में भी जो मैं तरीका सिखाऊंगी ना उसमें किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो आप, राइट। ये हमें इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर मान, ठीक है ना। ये कितना दिया हुआ है हमें 200 मीटर्स, तो इस 200 मीटर्स को ना किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं डिवाइड बाय 1000 करूंगी, ठीक है। और ये जो पर सेकंड है ना, तो कभी मुझे सिखाएगा था कि ये पर सेकंड ना जाता है इन द डिनोमिनेटर, दिस पर सेकंड विल कम इन द डिनोमिनेटर, सो अभी मुझे कन्वर्ट करना है आर में। क्लियर हो गया इतना, मुझे इसे कन्वर्ट करना है आर में। ये दिया हुआ है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मतलब 1/3600
ठीक हो गया? तो ये बन जाएगा हमारा 200, सॉरी दिस इज 200 बाय 1000 into 36. So it will be 720 किलोमीटर पर। मैंने कभी नहीं याद किया कि ऐसे कन्वर्ट करना है तो 5/18। अगर हम प्रैक्टिस में होता है ना तो देन वी रिमेंबर, या स्पीड टेस्ट होता है तो हम करते हैं कि 5/18, 18/5। बट मुझे पता है यहाँ पर आई गेट कंफ्यूज्ड, इतनी सब चीजें मैं नहीं याद करूंगी, राइट? तो मैं क्या करती हूँ, जो मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है ना, मैं उसको कन्वर्ट करती हूँ टू द गिवन डिस्टेंस। मान लो इतना लिख लिया, आपको दी हुई है स्पीड, लेट मी से 60 किलोमीटर पर आवर, इसे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर्स को मीटर में चेंज करना है, मल्टीप्लाई बाय 1000। 1 आ रहा है, हाउ मेनी सेकेंड्स? ये आपका मीटर पर सेकेंड में आ रहा है। समझ में आ गया ये? किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? अगर यही कहा जाता 60 किलोमीटर पर आवर को अंजी मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करोगे? 60 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, खत्म का। समझ में आ गया? जो टाइम है वो हमेशा जाएगा इन द डिनोमिनेटर। इतना क्लियर है हमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। दीदी से वो तो मैंने दे दिया बड़े। चलो नेक्स्ट लिखो, दिस वाज आल्सो बोर्ड क्वेश्चन। छोड़ दो उसको अर्जुन, छोड़ दो, सीरियसली छोड़। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, इसके बाद मैं आप सिमिलर ट्रायंगल स्टार्ट करवा दूंगी आफ्टर दिस क्वेश्चन। लिखो, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड finds a bird flying at a distance of 100 meters from him at an elevation of 30 degrees. At an elevation of 30 degrees. A girl standing, इसके बाद a girl standing on the roof. ये क्वेश्चन ही बड़ा है वैसे। A girl standing, मतलब क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही बड़ी है, अदरवाइज सॉल्व करोगे तो बहुत इजी है। A girl standing on the roof of 20-meter high building, 20-meter high building, finds the angle of elevation, finds the angle of elevation of the same bird to be 45 degree. I think this came in 2018 या 19 में कभी एक आया था। The boy and girl are on the opposite sides of the bird. Boy and girl are on the opposite sides of the bird. Find the distance of the bird from the girl. Find the distance of the bird from the देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा है, ट्राई करो एक बार फिगर फॉर्म करने की इसकी। अगर लिख लिया सबने, वेल एंड गुड। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है, एक बॉय यहाँ पर खड़ा है एंड उसने स्पॉट किया एक बर्ड को, ये बर्ड हो गया एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। अब अगर ये बॉय है, आप मुझे बताओ, और ये बर्ड अगर फ्लाई कर रहा है तो गर्ल किस साइड पे होगी, यहाँ पर कि इसके ऑपोजिट वाले साइड पे? ऑपोजिट, तो गर्ल कहीं यहाँ पे, ठीक है।
तो गर्ल स्टैंड कर रही है एक हाइट, ये तो ग्राउंड लेवल ही है तो ऐसे चलता रहेगा आगे गर्ल के लिए भी, लेकिन उसने वो रूफ पे किसी छत पे खड़ी हुई है, तो छत की जो हाइट दी हुई है वो कितनी दी हुई है 20 मीटर्स। तो उसने यहां से इस बर्ड को देखा, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बना 45 डिग्री। तो एलिवेशन के लिए मुझे लाइन ऑफ साइट तो मिल गई, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी है कैसे, ये क्या आ गया 45 डिग्री, ये बर्ड की हाइट हो गई, बन गया डायग्राम। और फिर वो डिस्टेंस ऑफ हाइट 45 के एंगल कैसे दिया दिया हुआ बेटे, नहीं वो तो दिया तो लेकिन मैंने कहा था ये क्वेश्चन सच में एक स्टोरी की तरह चलता है, आपको सिर्फ इसे वर्ड बाय वर्ड डिसाइफर करना है, वर्ड बाय वर्ड ब्रेक करके चीज को समझना है। अभी प्रैक्टिस में कर लोगे, पेपर में वही सब क्वेश्चंस रिपीटेड होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई नया सा क्वेश्चन आएगा, और अगर होगा भी तो इन्हीं सब में होगा, बर्ड टावर यही सब होंगे, उसमें कोई पोल होगा, कोई टावर होगा, कोई माउंटेन है, वैसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ग्राउंड लेवल। सो आई ड्रॉ दिस फिगर अगेन नीटली। यहां से बर्ड को स्पॉट किया एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। क्लियर हो गया बच्चे इतना? तो यहाँ ये देखो बर्ड की हाइट हमें कुछ इतनी दी होगी, उसकी ऑपोजिट साइड पर देयर इज दिस गर्ल स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 20 meters एंड शी ऑब्जर्व्स द बर्ड, और जब उसने ऑब्जर्व किया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना। ठीक है, तो ए बी हमने हाइट ऑफ द बर्ड ले लिया, सी इज द पोजिशन ऑफ द बॉय एंड दिस डी इज द पोजिशन ऑफ द गर्ल, और मैंने ई ले लिया ये। ठीक है, 100 मीटर्स दे दिया। आपको डिस्टेंस निकालना कौन सा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल, तो मुझे निकालना क्या है ए बी। समझ में आ गया? बोर्ड का क्वेश्चन है, देखो फिगर क्लियर हो गई तो क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे करना है। अगर फिगर ही क्लियर ना हो तब हमें लगता है कि हाँ जी क्या है ये क्वेश्चन में, द ओनली थिंग रिक्वायर्ड इन ट्रिग्नोमेट्री इज फिगर, तभी मैंने इसको फिगर को 70% वेटेज दे दी कि 70% पूरा एप्लीकेशन इस फिगर पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया? अच्छा, वैसे मैंने आपका कल टेस्ट कहा था रखने को, तो कल टेस्ट नहीं होगा, और मंडे को क्लास होगी तो टेस्ट नहीं होगा, है ना। मैं आपको सिमिलर ट्रायंगल्स आज अभी स्टार्ट करवा दूंगी आफ्टर दिस क्वेश्चन, क्योंकि बाकी सारे, हाँ संडे को भी नहीं है, कल भी मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगी, इन्फॉर्म कर दूंगी, पर मंडे को 2 घंटे की क्लास है, प्लीज बी अवेलेबल फॉर दैट क्लास। आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल दो, सिमिलर ट्रायंगल्स बाकी सबके पेपर्स में आ रहा है ना, सिर्फ एक केवीएम को छोड़कर बाकी सब में आ रहा है, पर जिसको भी अगर केवीएम भी है तो आई वुड सजेस्ट कि अटेंड कर लो, उसके बाद जब रिविजन होगी तो और क्लियर हो जाएगा, और बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत इजी समझ में आता है, कॉन्ग्रुएंसी तो फार होती है। टाइमिंग तो आपको 11 12 वैसे ही बुलाऊंगी, 12 बुला लेना, हाँ 12 बुला लूंगी, 12 to 2 क्लास रख लेंगे। ठीक है, ब्रेक भी मिल जाएगा, फिर सीधे साइंस क्लास भी नहीं होगी, इन बिटवीन थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये हम हो गया हमारा, क्वेश्चन सॉल्व करो। दिस इज 100, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम, ट्रायंगल एबीसी। अब मुझे पता है यहाँ पर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है ना, तो द रेशियो आई विल यूज विल बी ऑफ AB अपॉन AC विच इज sin 30। तो मुझे पता है AB की लेंथ आ जाएगी 50 मीटर्स। ठीक है, साइड ऑपोजिट 30 इज हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज, दिस इज अ रूल। जनरली अगर आप कॉम्पिटिशन करते हो ना तो आपको रटवाया जाता है कि जब आपने एक 30 60 90 ट्रायंगल बना तो 30 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज का हाफ होगी, कुछ नहीं sin 30 यूज किया होगा। ठीक है, और 60 के ऑपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज का √3/2, मतलब अगर ये 50 निकला है ना तो ये वाली साइड 50 √3 होगी। तो ये कॉम्पिटिशन्स में स्पीड टेस्ट के लिए ये सिखाया जाता था, ये नहीं भी याद करते तो ये सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और कुछ नहीं है। तो ये मेरी पूरी लेंथ AB आ गई 50 मीटर्स। ठीक है, तो BF कितना हो गया, BF कितना हो गया 20 मीटर्स, और AF कितना हो गया 30 मीटर्स। अब अगर ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल AFD, तो मैं क्या लिखूंगी, AF अपॉन FD इज इक्वल टू tan 45 विच इज 1, तो ये भी 50 आ गया। AD की लेंथ निकालिए तो क्या करेंगे, साइन भी यूज कर सकते हो, हाँ
सॉरी 30 आ गया। साइन भी यूज कर सकते हो आपको, या पाइथागोरस या कुछ भी यूज कर सकते हो। दिस विल बी इक्वल टू 30√2। क्लियर हो गया? डिस्टेंस AD विल बी इक्वल टू 30√2 मीटर। समझ में आ गया सबको? मैं जल्दी में करवा रही हूँ, प्रॉपरली नहीं लिखवा रही, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बताओ। और लिखना अब तक आ गया होगा। ट्रायंगल बनाना है, साइड्स लिखनी है और रेशियो लिखनी है, उसके बाद वैल्यूज पुट करनी है। इतना हमें क्लियर है? ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो। अब सिर्फ एक क्वेश्चन इसमें रहता है, बाकी सब आपने कर दिया है। और बलून वाला क्वेश्चन कभी कोई करवाए तो मुझे बता देना, मैं अभी नहीं करवाऊंगी, मुझे पता नहीं आने वाला पेपर। वो करवाऊंगी तो सिर्फ एक शौक होता है कि नहीं मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन करवा दिया, कभी पेपर में दोबारा नहीं आया। तब से तो अब तक आया नहीं है, मेरे टाइम से लेकर अब तक। 30√2। ये देखो, AF/AB इज साइन 45। ठीक है, AF कितना? हाँ नहीं लेना ना, हाँ। चलो अब लिखो, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, उसके बाद आपके ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस कवर हो गए, सभी टाइप्स क्वेश्चन की कवर हो चुकी है। अब इसी में कोई हेर फेर कुछ होकर आपको आएगा क्वेश्चन, अदरवाइज इसके अलावा एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन और है, वो बाद में करवाओ। चलो नेक्स्ट लिखो। द लोअर बिल्डिंग, द लोअर विंडो, the lower window of a house is at a height of 2 meter above the ground, and its upper window is 4 meter vertically, 4 meter vertically above the lower window. At certain instant, the angle of elevation of a balloon from these windows are observed to be 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of balloon above the ground. करोगे एक बार क्वेश्चन ये? सिर्फ इसमें एक क्वेश्चन रहता है जो कि शायद आपको करवा सकते हैं, बाकी तो नहीं करवाना चाहिए। होपफुली मैं आपको करवा ही दूंगी। हाँ जी, कैसे बनाएंगे फिगर इसकी? पहले 60 दिया हुआ है ना, लोअर का होगा, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। ठीक है, देखो ग्राउंड लेवल है, दिस आई कैन से लोअर विंडो का पॉइंट हो गया, अपर विंडो। ठीक है, और आप ऑब्जर्व कर रहे हो बलून।
So you are observing a balloon which is at some height. ठीक है, तो मान लो ये पोजीशन थी बलून, तो आपने यहां से ऑब्जर्व किया और यहां से ऑब्जर्व, ठीक है। समझ में आ गया डायग्राम सबको? हाँ जी, सिर्फ कॉपी मत करना प्लीज। समझ में आया मैंने कैसे बनाया? दिस वाज द लोअर विंडो, यहां से बलून को देखा तो 60 डिग्री। लोअर विंडो दी हुई है 2 मीटर्स अबव द ग्राउंड, और दूसरी वाली दी हुई है 4 मीटर्स वर्टिकली अबव द लोअर विंडो। तो डीई की लेंथ आपको दी हुई है 4 मीटर्स। हाँ जी, बिल्कुल EC 6 हो गई। यही चीज एक ध्यान रखने वाली है, क्वेश्चन को डिफरेंट करना है ना, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे कह दूंगी 6 मीटर्स अबव द ग्राउंड। समझ में आ गया? तो यहीं से बस क्वेश्चन में डिफरेंस आता है। यहां से बलून को देखा किसी ने तो उसको 60 डिग्री के एंगल पे दिखाया, यहां से बैठ कर किसी ने देखा तो उसको 30 पर दिखाया। तो आपको बताना है हाइट ऑफ द बलून क्या है, ठीक है ना। तो ये वाली हमारी हाइट ऑफ द बलून। दिस आर टिपिकल क्वेश्चंस ना, ट्रिग्नोमेट्री के वो होते हैं कि वो कहते हैं ना कि बस के ड्राइवर की एज निकालो, वैसा क्वेश्चन है। तो उसने कहा यहाँ से बैठकर 60 डिग्री पर दिख रहा है, यहाँ से 30 पे दिख रहा है, अब बताओ बलून की हाइट क्या है, राइट। तो ट्रिग्नोमेट्री जितनी इजी है, सिर्फ उसमें आपको 2 ट्रायंगल्स लेने हैं, और वो कौन से वाले होंगे, निकालना क्या है इसमें, हमें कौन सी वाली लेंथ निकालनी है, BA है ना, हाइट ऑफ बलून। ट्रायंगल कौन सा लेंगे आरव, बोलो। सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल ले, कोई भी एक ट्रायंगल बता दो। हाँ, BED, एक तो राइट एंगल होना जरूरी है उसमें, फिर जो ये दो एंगल्स है ना, वो उनमें से कोई एक होना जरूरी है। तो राइट एंगल मैंने कहाँ कहाँ मार्क किया है, कौन सा ले, BG। जब तक हाइपोटेन्यूज ना दिया हो और निकालने को ना कहा हो, रेशियो कौन सी लेनी है, tan। तो मैं रेशियो फॉर्म कर रही हूँ BG/GD, ठीक है, कितनी आ गई, tan 60। AG की लेंथ कितनी हो जाएगी दामिर, क्या लग रहा है आपको? AG की लेंथ कितनी होनी चाहिए, बोलो अर्जुन। 2 मीटर्स, समझ में आ गया? नहीं क्या, लोअर विंडो की हाइट कितनी थी, 2 मीटर्स अबव, तो यहाँ पर AG कॉरेस्पॉन्डिंगली लोगे, वही आ जाएगी। हाँ जी, GF की लेंथ कितनी है, आरुष, हाँ 4 मीटर्स है ना, सबको क्लियर है ना ये। तो BG की लेंथ हम कितनी लेंगे, H-2, ठीक है। और DG मैंने ऐसे उसके लिए कोई एक वैल्यू नहीं लिया, तो आई विल टेक इट एज X, इसको X ले लो। कंप्लीट हाइट मैंने क्या ली थी, और यहां तक ले रही हूँ, ये 2, ये 4, और ये कंप्लीट H है, समझ में आ गया, ठीक है। H-2/X इज √3। दूसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, आप क्लियर हुए आरव, बोलो। BFE, BF/EF, tan 30 हो जाएगा। हरगुन आपको पता है BF की लेंथ कितनी होगी, H-6। बिल्कुल ठीक है, BF की लेंथ आ जाएगी H-6। EF तो हम X ले ही रहे हैं, tan 30 कितना हो जाएगा, 1/√3। ये दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल्स, दोनों में X तो हमें चाहिए नहीं, तो मैं X को ही रिप्लेस कर देती हूँ। H-2 इज इक्वल टू √3x, इसमें से मैंने फॉर्मुलेट किया, और X की वैल्यू आती है √3 इंटू H-6। तो सबसे आसान है X को रिप्लेस कर देना, बिकॉज X मुझे चाहिए ही नहीं है, मुझे नहीं कहा हुआ डिस्टेंस क्या है इन दोनों के बर्ड्स का। अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चेक करते हैं तो वो कुछ नहीं पूछा हुआ, √3 H-6। H-2
3h minus 18, 2h is equal to 16, h क्या आ जाएगा 8 मीटर। समझ में आ गया इतना? ठीक है, चलो ऑलमोस्ट दिस क्वेश्चन, दिस एक्सरसाइज ऑलमोस्ट इट्स डन। एरोप्लेन वाला क्वेश्चन भी कर लिया है, तो है 2-3 क्वेश्चन। नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना है, ये 2-3 क्वेश्चंस हैं अलमार्केट, ये फिर रिवीजन क्लास में करवा दूंगी, या मंडे को जब क्लास स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको करवा दूंगी, राइट। चलो अब नेक्स्ट लिखो सिमिलर ट्रायंगल। तो 2:30 बुलाकर आपको क्लास ले लूंगी आपकी, ठीक है, या 10 to 11 या 11 to 1 या 12 to 2, इस तरह से बुला, जो भी होगा आपको संडे तक या आज शाम को ही मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। मेक श्योर अगर आपके स्कूल का कोई भी प्रोग्राम है तो आप मुझे बता देना। तो नेक्स्ट लिखो सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलैरिटी, ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 6 और बहुत इजी चैप्टर है सच में। जितनी ज्योमेट्री अगर आपको मुश्किल लगती है, सिमिलैरिटी उसमें उतना ही इजी होता है टॉपिक, बिकॉज सिमिलैरिटी को प्रूव करना बहुत ही आसान है। कॉन्ग्रुएंसी में फिर आप सोचते थे कि क्या लेंगे, सिमिलैरिटी में ना वो सब चीजें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में आती नहीं, ठीक है। सिमिलैरिटी ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ फिगर्स हमारा है सिमिलर ट्रायंगल्स, चैप्टर नंबर 6। क्लास 9th में ना आपने एक चीज पढ़ी थी, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, है ना। पहले तो ये बताओ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कौन सी होती हैं? इक्वल होती है, बिल्कुल सेम टू सेम। जैसे कि मैंने 2 एनसीईआरटी बुक ली, आपस में एक के ऊपर एक रख दिया, अगर नाम नहीं लिखा हुआ तो कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा। मैं आपको कहती हूँ पेज नंबर 298 खोलो, तो आप अपनी बुक का पेज 298 ही ओपन करते हो, जो मेरे पास लिखा हुआ है वही एग्जैक्ट उतने ही विड्थ का, उतने ही साइज का फॉन्ट आपके ही बुक में यूज किया हुआ है, एनसीईआरटी ने सभी बुक्स में यूज किया है, कोई चेंज नहीं आता। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फोटोस्टैट वर्जन और द अदर एनी वर्जन जो भी हमारे पास होता है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी होता है बिल्कुल सेम टू सेम, एग्जैक्ट एक के ऊपर एक कॉपी रखती है, ठीक हो गया। अब आते हैं सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी की सबसे अच्छी चीज है, आई सॉ दीज फोटोग्राफ्स प्लेस्ड हियर, है ना, तो मैंने शक्ल देखी तो मुझे पता लगा किसकी है, अर्जुन की है, राइट। अब ये अर्जुन की एग्जैक्ट अगर प्रोपोर्शंस को आप चेक करोगे तो वो फर्क है, लेकिन ये फोटोग्राफ क्या है, उससे सिमिलर है, ठीक है। जैसे उसके फेस के फीचर्स उसके एक्चुअल में है वैसे ही फोटोग्राफ्स में आए हैं, राइट। व्हेनेवर यू ड्रॉ पेंटिंग, एग्जैक्ट पोर्ट्रेट बनता है, मुझे नहीं पता, बच्चे यहाँ रखी हुई है, ठीक है, तो आपकी किसी गिर गई होगी, आई तो जस्ट सॉ दिस, और कुछ रख लो, तुम्हारे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, हाँ रख दो, उसको दे दो, 3-4 फोटोग्राफ्स है, देखो दिखाओ दिखाओ एक मिनट। नहीं बेटे सारी इकट्ठी एक जैसी है कि सच में मुझे दी हो और मैंने फेंक दी हो, ऐसा हो नहीं सकता। बंद करो दरवाजा। अच्छा, सिमिलर फिगर्स क्या होती हैं, जैसे कि पोर्ट्रेट बनता है, राइट, जैसे कि मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिख रही हूँ, है ना, आई एम राइटिंग ऑन माई लैपटॉप, है ना, और वही फॉन्ट बड़ा होकर आपको डिस्प्ले होकर वहां पे आ रहा है, बड़ा दिख रहा है ना। तो ये सिमिलैरिटी में क्या होता है, सबसे आसान है समझना, फोन्स होते हैं ना, जूम करते हैं पिक्चर को, क्या हो जाती है पिक्चर, वही सेम पिक्चर बड़ी। तो अगर आप अपने पिक्चर पे क्लिक करके उसे जूम कर रहे हो तो आसपास की जो बैकग्राउंड है वो भी साथ साथ बड़ी होती है। अगर पेड़ के पास खड़े हो गए, ये नहीं कि आपकी पिक्चर बड़ी हो जाएगी वो पेड़ छोटा ही रहेगा, ऐसा तो नहीं होता, पेड़ भी साथ में बड़ा होता है। सिमिलैरिटी में क्या होता है, पिक्चर्स, द टू थिंग्स जो हम कंपेयर करते हैं वो सेम, वो आपस में इक्वल नहीं होती लेकिन सिमिलर होती है। जैसे हमारी फोटोग्राफ हमसे सिमिलर है, एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस के साथ नहीं है कि जितनी नहीं जिसका फेस इतना है तो फोटोग्राफ तो इतनी सी है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, लेकिन उसमें आपके फीचर्स की डायमेंशन जो आपके एक्चुअल में होगी वही उस फोटोग्राफ में भी आएगी। समझ में आ गया? जब एक स्टैचू बनता है या कुछ किसी का कुछ एक आप छोटा सा मिनिएचर पीस बनाते हो तो आप उसमें एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस के साथ उस फिगर्स को ड्रॉ करते हो, जिसे हम कहते हैं सिमिलर फिगर्स। तो सिमिलैरिटी में ना, कॉन्ग्रुएंसी में हम बात करते थे कि ये दोनों इक्वल होंगी आपस में,
सिमिलैरिटी में हम कहते हैं एक जैसी है, द फिगर्स आर अलाइक बट नॉट इक्वल टू ईच अदर। सिमिलैरिटी का साइन ना ये होता है, और कॉन्ग्रुएंसी में क्या आता था साइन? इक्वल एंड सिमिलर। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, सिमिलैरिटी मीन्स साइज का वेरिएशन है, बाकी पिक्चर सेम है, सिर्फ साइज में वेरी हुआ है, एग्जैक्ट एवरीथिंग बेस्ट एवरीथिंग इज सेम। जैसे कि अर्थ का मॉडल है, ग्लोब रखा हुआ है, अब एक्चुअल अर्थ तो ऐसी नहीं है, ये उसका एक मिनिएचर फॉर्म है, इसको छोटा करके और भी लेके आ सकते हैं, डायमेंशन छोटी हो जाएगी, और क्या होगा बताओ? आप इसकी डायमेंशन को छोटा करोगे, ये ग्लोब रखा हुआ है मैंने यहाँ पर, है ना, आई कैन इजीली स्पॉट प्लेसेस ओवर हियर। अब इसी चीज को आप छोटा बनाकर ले आओ, ग्लोब तो बहुत साइज के आते हैं, इसको बहुत छोटा बनाकर भी लेकर आओगे तब भी इंडिया वही रहेगा, जितना उसने प्रोपोर्शनेटली एरिया यहाँ कवर किया हुआ है तब भी उसमें वैसे ही आएगा। आपस में ये क्या होंगे, 2-3 ग्लोब इसे रख दिए हमने, ये सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं। और ये भी क्या है, अर्थ से सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं। समझ में आ गया? तो सिमिलर फिगर में हम क्या लेते हैं, द फिगर्स दे हैव द एग्जैक्ट प्रोपोर्शंस बट आर डिफरेंट इन साइज। तो सिमिलैरिटी में ना सिर्फ साइज वेरिएशन और कुछ नहीं है, बड़ा छोटा वर्जन है सबका, बाकी एग्जैक्ट सब कुछ सेम होता है। ठीक हो गया? सिमिलैरिटी मींस साइज का वेरिएशन है, जूम इन जूम आउट हुए हैं और कुछ नहीं। चलो, सो सिमिलर फिगर्स तो बहुत सारी होती है, हमारे लिए सिर्फ ट्रायंगल आएगा, राइट? जैसे कि अगर मैंने यहां पर ये स्क्वायर ड्रॉ किया, ठीक है, और ये दूसरा स्क्वायर, आपस में ये सिमिलर है या नहीं बता सकते हैं? इसकी साइड मैंने ली 4 सेंटीमीटर, इसकी साइड ली 2 सेंटीमीटर, सिमिलैरिटी होगी ना, क्योंकि हमने क्या किया है, अगर मैंने एक साइड को छोटा किया तो प्रोपोर्शनेटली सारी साइड्स छोटी हो जाएंगी, तो 2 स्क्वायर्स आर सिमिलर ऑलवेज। एंगल्स नहीं लेते ना हम, साइड्स की रेशियो। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई। अब एक चीज और समझाती हूँ, मैंने ये ड्रॉ किया रेक्टेंगल, डायमेंशन साथ में दूंगी। अच्छा, रेक्टेंगल में सारे एंगल्स कितने होते हैं? 90 तक, क्लियर है ना हमें? ये मैंने लिया साइड 6 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर। अब मैं एक दूसरा रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ, इसकी साइड को मैंने लिया, लेट मी से 4 सेंटीमीटर, और यहां पर मैंने लिया 3 सेंटीमीटर। क्या ये सिमिलर होंगे? सिमिलैरिटी कैसे निकालते हैं कि कल मैं इसको बड़ा कर रही हूँ ना, इसको मैं जूम करके बड़ा कर रही हूँ, तो ये बड़ा होकर एक डायमेंशन ऐसी आए या एक पॉइंट ऐसा आए कि दोनों ओवरलैप कर जाए, एक डायमेंशन ऐसी आए कि जब दोनों ओवरलैप कर जाए, ये सिमिलर नहीं है। इसकी लेंथ कितनी हुई है? 6 से 4, 2 सेंटीमीटर कम हो गई, 33% का डिफरेंस है। और हाइट से कितनी, ब्रेड्थ कितनी कम हुई है? 4 से 3, 1 का फर्क है, 25% का फर्क है। समझ में आ गया? समझ में आया दामिर? ठीक है, देखो लेंथ कितनी थी पहले? 6, जैसे कि हमने यहां पर किया, ये स्क्वायर था 4 सेंटीमीटर, आपने साइड बना दी हाफ 2, ये साइड भी 2 हो गई, ये भी 4 थी, ये भी हाफ हो गया, ये भी 4 थी, ये भी हाफ हो गया, ये 4 थी, ये हाफ। तो ऑल साइड्स हैव रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली। तो मैंने आपको कहा था कि अपनी पिक्चर को जूम करते हो, पेड़ के पास खड़े हो, आप बड़े हो जाओगे, पेड़ बड़ा नहीं होगा, ऐसा होता है? पेड़ को जितना जूम करेंगे पेड़ भी उतना ही जूम होता है। हाँ जी, तो सारे स्क्वायर सिमिलर होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल होंगे। ठीक है,
अब यहाँ पे रेक्टेंगल की बात करते हैं। देयर वाज दिस 6 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। आपकी लेंथ कितनी कम हुई थी? 2 सेंटीमीटर। किससे? 6 सेंटीमीटर से, विच आई से इज 33% रिडक्शन। ब्रेड्थ कितनी थी पहले? 4, कितनी हो गई? 3। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर का रिडक्शन है आउट ऑफ 4, विच इज 25% रिडक्शन। समझ में आ गया? तो कल अगर मैं स्क्वायर को बढ़ाती हूँ, अगर मैं प्रोपोर्शनेटली इसको 33% बढ़ाकर यहाँ इसको ले आती हूँ 6 पर, तो जो ब्रेथ है वो आपस में मैच नहीं करेगी। अगर मैंने इसको 4 किया है या मैंने इसको 3 किया होता ना, अगर मैं कहती हूँ कि मैंने लेंथ को 3 कर दिया और ब्रेथ को 2 कर दिया, दोनों डायमेंशन मैंने क्या किया है? हाफ या डबल। ये फर्स्ट केस को हाफ करके सेकंड केस लेकर आई हूं, तब मैं कहती हूँ ये दोनों चीजें क्या है? आपस में सिमिलर। क्लियर हो गया? सिमिलैरिटी समझ में आ गई? होती क्या है, आपकी और आपकी फोटोग्राफ सिमिलर होती है। आपकी क्योंकि उसके डायमेंशंस एग्जैक्ट नहीं आए, लेकिन अगर मुझे कल कंपेयर करना है, जितना डिस्टेंस मेरी 2 आईज में है उतना ही फोटोग्राफ में भी वैसे ही आएगा। समझ में आ गया? जितना मेरा फेस का कट है फोटोग्राफ में भी वैसे ही आएगा। और अगर मेरी आईज का प्रोपोर्शनेट एरिया मैं देखती हूँ कि उसने पूरे फेस पे मेरी आईज ने कितना कवर किया हुआ है, फोटोग्राफ की भी डायमेंशंस प्रोपोर्शनेटली उतनी ही होंगी। जैसे कि आप इंडिया का मैप बनाते हो, एग्जैक्ट स्टेट तो ड्रॉ नहीं की हुई, लेकिन प्रोपोर्शनेटली आपने एरिया कवर्ड बताया होगा, तो वो सिमिलैरिटी होती है जहां पे प्रोपोर्शनेटली हम यूज करते हैं। समझ में आ गया इतना? राइट? तो सिमिलैरिटी प्रूव करनी बहुत आसान है, हमें सिर्फ आएगा सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है? तो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कब करते हैं? ये ट्रायंगल ड्रॉ किया, कोर्स कॉन्ग्रुएंसी में पता क्या था? दोनों सेम ड्रॉ करने हैं। सिमिलैरिटी में एक बड़ा एक छोटा। ठीक है? होते थे ना पहले ब्लॉक्स, एक के बीच में एक ग्लासेस होते थे या ब्लॉक्स होते थे, पहला एक रखा फिर दूसरा रखा फिर बड़ा, उससे बड़ा रखते गए, तो वो सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी में लिखो फर्स्ट चीज क्या होती है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल। corresponding angles are equal. Next, corresponding sides are proportional. कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए सिर्फ दो, सॉरी सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए सिर्फ दो चीजें चाहिए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, इक्वल नहीं होंगी। अगर इक्वल हो गई तो वो तो सिर्फ एक कॉन्ग्रुएंट फिगर बन गई। ठीक है? मैंने क्या किया, ये ट्राइंगल उठाया, इसको जूम किया तो एग्जैक्ट इस पर प्लेस हो जाएगा। क्लियर हो गया? दोस टू फिगर्स विल बी कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर। बट अगर मैं इन दोनों को कह रही हूँ कि इनकी साइड्स में कुछ वेरिएशन है, पर वो कांस्टेंट एक रेशियो है, एक कांस्टेंट रेशियो के साथ वेरी कर रही है, एक कांस्टेंट परसेंटेज के साथ वेरी कर रही है हर एक साइड, तो वो हम कहते हैं द फिगर्स आर सिमिलर। तो इसमें हम लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। सिमिलैरिटी का साइन इक्वल टू हटा दो कॉन्ग्रुएंसी में से, सो वी गेट द साइन ऑफ सिमिलैरिटी। बहुत ज्यादा ही इजी टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल्स का। समझ में आ गया? क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में फिर भी आप इक्वल साइड्स वगैरह देखते थे, यहाँ पर हमें वो कुछ नहीं देखना। क्लियर हो गया? जैसे इसने बताया कि रिफ्लेक्शन बनती है आपकी, तो वो सिमिलर होती है, एग्जैक्ट नहीं होती। आप प्रोजेक्ट करते हो, है ना, प्रोजेक्शंस यूज करते हो ना, अपने साइंस में पढ़ते हो कि यहाँ पर वो लगा होता है प्रोजेक्टर, एक छोटी सी स्लाइड है, वो बड़ा सा पीस हो जाता है, यहाँ पे बड़ा सा इमेज बन जाती है। प्रोजेक्शन इज सिमिलैरिटी। क्लियर हो गया? फिर फॉन्ट को बड़ा छोटा करते हैं, एडजस्ट करते हैं स्क्रीन के अकॉर्डिंगली, दैट इज सिमिलैरिटी। बुक पे आ जाओ, पेज नंबर 119। क्वेश्चन नहीं करवा रही हूँ, आज सिर्फ समझा रही हूँ, पढ़ लो। ठीक है? चलो पेज 117। ठीक है? सिमिलर फिगर्स के बारे में बहुत कुछ बताया हुआ है, उसमें क्या है, ताजमहल देखो, एग्जैक्ट में जाते हो, उसके कितने मिनिएचर्स बिकते हैं मार्केट में, है ना, वो सब घर लाके हम सजाते हैं कि देखो ताजमहल लेकर आए हैं, तो वो सिमिलर फिगर्स है। सबसे इजी एग्जांपल है आईफल टावर के इतने इतने वो की चेन्स मिलते हैं, है ना, तो वो मिनिएचर्स जो होते हैं दे आर सिमिलर फिगर्स।
और सिमिलैरिटी में वी टॉक ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बीइंग इक्वल, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल। ठीक हो गया। अब इसके बाद एक्सरसाइज 6.1 पे आ जाओ। एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक्स जरूरी है, कर लो क्योंकि इसका 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर, सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, क्योंकि सर्कल में ना सिर्फ एक डायमेंशन होती है, कौन सी? रेडियस, है ना। तो अगर एक की रेडियस 6 है, दूसरे की 4 है, तो एक के ऊपर एक एग्जैक्ट, मतलब अगर मैं 2 सर्कल्स कल ड्रॉ कर रही हूँ लाइक दिस, एक सर्कल ड्रॉ किया एंड आई ड्रॉ अनदर सर्कल, आई प्लेस दिस सर्कल, इसका सेंटर और इसके सेंटर को अलाइन कर दूं तो एग्जैक्ट बनकर आता है ना फिगर। समझ में आ गया? मतलब अगर मैंने इसको ऐसे प्लेस किया तो जो डिफरेंस यहाँ पर है वही डिफरेंस यहाँ पर, अगर इन दोनों के सेंटर लाइन। क्लियर हो गया? तो 2 सर्कल्स आर सिमिलर, 2 स्क्वायर्स आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर। 2 स्क्वायर्स क्योंकि उनकी भी एक साइड ही होती है, एक डायमेंशन, एक ही मेजरमेंट होती है हर एक साइड की। ऑल डैश आर सिमिलर, ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि उसमें एक ही तरह की साइड है, एक साइड 4 है, दूसरे इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 3 है, तो मैं कहती हूँ नहीं 25% रिडक्शन है, हर एक साइड में दोनों ही सिमिलर है। 2 polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angles are equal and corresponding sides are proportional. हमेशा याद रखना साइड्स इक्वल नहीं होती, सिर्फ एंगल्स इक्वल होते हैं और साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इज इंपॉर्टेंट रीजनिंग वाइज। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2 एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स क्या होंगे? सर्कल्स एंड स्क्वायर्स, या फिर अगर प्रैक्टिकली देखना ताजमहल उसका मिनिएचर बना दिया, आईफल टावर का मिनिएचर बना दिया, या आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, दे आर सिमिलर। ठीक है। नॉन सिमिलर फिगर्स में रेक्टेंगल्स लिख लो, सर्कल्स, हाँ वो भी ले सकते हो नॉन, वो तो कॉन्ग्रुएंट भी नहीं आ सकती कभी। नॉन सिमिलर में होगा 2 रेक्टेंगल्स आर नॉट ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, चलो एनी हाउ। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत जरूरी है, इसकी रीजनिंग भी समझो। State whether the following are similar or not. पहली वाली चीज आपको क्या दी हुई है? PQRS क्या दिया हुआ है? उसके अलावा पैरेललोग्राम तो है ही है, और क्या दिख रहा है? रोम्बस। ऑल द साइड्स आर इक्वल, लिख लो, ऑल साइड्स आर इक्वल, इट्स अ रोम्बस। ये आपको पैरेललोग्राम दिया हुआ है, लेकिन पैरेललोग्राम से भी अच्छा एक वर्ड है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, उससे मैं लिखूंगी बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल, PQRS, all sides are equal, therefore it's a rhombus। और फिर हमारे पास कुछ ऐसा सा करके है, इसे हम क्या कहेंगे? मुझे सारी साइड्स तो इक्वल दिख ही रही है, ऑल एंगल्स भी इक्वल है, ABCD, so ABCD is a square, ABCD is a square। ठीक है, ABCD is a square। इतना क्लियर है? हाँ जी, ये दोनों आपस में सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है, क्या कहेंगे इनके बारे में? कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, सिमिलर है। सिमिलर का मतलब है कि अगर मैं एक के ऊपर एक प्लेस करती हूँ और फिर छोटी वाली को बड़ा करती हूँ, तो किसी एक डायमेंशन में आकर वो एग्जैक्ट हो जाए, मतलब ओवरलैप कर जाए, तो होगा ऐसा। ठीक है, ये छोटा है ना, इसको उठाकर मैंने रखा, ये पॉइंट P रख लिया, Q यहाँ पर आ जाएगा कुछ हाफ पे, ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, बनेंगे सिमिलर? नहीं, क्योंकि सिमिलैरिटी में हमने 2 चीजें कही थी, क्या चाहिए होती है? एंगल शुड बी इक्वल, साइड शुड बी प्रोपोर्शनल।